माइनॉरिटीज़ के लिए बेशुमार ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए। जो हुकूमत है उसकी बहुत सराहते हैं और उनकी जो इस कोशिश है इसको हम कदर की निगाह से भी देखते हैं। चाहे वो भारत के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं, मैं अपनी भाषा में कहूँ तो निश्चय मैं समझता हूँ कि अब तक के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे दुख और हमारे दर्द की एज ए लीडर जो है आज वर्ल्ड ने उनका जो है लोहा माना है। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं, मोदी से खुश मुसलमान, क्या यही है 2024 का विजयी प्लान? दरअसल 2024 से पहले जो लोग मोदी सरकार को मुसलमान विरोधी मानते हैं, जो लोग कहते हैं कि देश में मुसलमानों को डराया जा रहा है, उन तथाकथित सेकुलर गैंग को मुसलमानों ने करारा जवाब दिया है। मोदी विरोधी भले ही मोदी को मुसलमान विरोधी कहे, लेकिन भारत के मुसलमान प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया माइनॉरिटी कॉन्क्लेव में अहमदिया मुसलमानों ने पीएम मोदी की दिल खोलकर तारीफ की है। अहमदिया मुसलमानों ने साफ कह दिया कि अल्पसंख्यकों की भलाई के लिए मोदी सरकार ने बेशुमार काम किए, जिनकी दिल खोलकर तारीफ होनी चाहिए। साथ ही 3 तलाक कानून बनाने की भी तारीफ की है। सुनिए। खास तौर से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उन्होंने पूरे मुल्क के लिए और ख़ास तौर से माइनॉरिटीज़ के लिए बेशुमार ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिए। तो यकीनन जो अच्छी चीज़ें उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और हम उनकी प्रशंसा करें। ये जो ट्रिपल तलाक की जो रस्म है, इस्लाम भी इसको नहीं मानता है। एक ही सेशन में जो तलाक 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 करके 3 तलाक दे देते हैं, तो उसको अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी शुरू से ही उसको एंटरटेन नहीं करती है। तो ये जो स्टेप हमारे मोदी साहब की गवर्नमेंट में लिया गया है, ये बड़ा अच्छा स्टेप है, ख़ासतौर पर विमेन एम्पावरमेंट के लिए। और विमेन जो डिप्राइव होकर रहती थी, उनको एक स्टेटस देने के लिए एक बहुत अच्छा ये कदम उठाया गया है। तो आपने सुना कैसे पीएम मोदी की तारीफ हो रही है। सूफी इस्लामिक बोर्ड और उलेमा फाउंडेशन ने भी पीएम के कार्यों की जमकर सराहना की है। सूफी इस्लामिक बोर्ड ने कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया भर में देश का मान बढ़ाया। आज दुनिया पीएम मोदी का लोहा मानती है। वहीं उलेमा फाउंडेशन का कहना है कि 1947 के बाद ऐसा कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं जिसने अल्पसंख्यकों के दुख और दर्द को इस तरीके से समझा। सुनिए। सफलता के साथ काम करके पूरी दुनिया के सामने भारत के सर को बुलंद किया है। 3 तलाक का मसला श्री नरेंद्र मोदी जी ने ख़त्म करके ये साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों में मुसलमानों ही के नहीं बल्कि महिलाओं का भी खास ख्याल रखते हैं। अच्छे विचार हैं। वो भारत के पहले सेकुलर प्रधानमंत्री हैं, मैं अपनी भाषा में कहूँ तो, क्योंकि उन्होंने जो देश मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय की जो बात किया, उन्होंने पसमानदा मुद्दे को उन्होंने जो कहा, जो हमारी सफरिंग थी, उन्होंने हमको मुसलमान समझ के नहीं, देश के नागरिक समझ के हमारे अपलिफ्टमेंट की बात की, हमारे दुख दर्द की बात की है। तो मैं समझता हूँ कि ये जब से देश एक नया भारत बनाने की जब से प्रक्रिया चली है, तो निश्चय मैं समझता हूँ कि अब तक के वो पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे दुख और हमारे दर्द की बात की। तो आप सोचिए, जिन मुसलमानों के नाम पर उनको डराया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर उनकी कैसे तारीफ वही मुसलमान खुद कर रहे हैं। ये बात भी सच है कि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने बोहरा समाज के लोगों से मुलाकात की और उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह बताया। इतना ही नहीं, 2024 के लिए बीजेपी अल्पसंख्यकों को जोड़ने का अभियान अगले महीने से चलाने वाली है। देश भर में ऐसे राज्यों को चिन्हित किया गया है जहां मुस्लिम आबादी 30% या उससे ज्यादा है। मुसलमानों में प्रधानमंत्री की बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी परेशान है, क्योंकि जिस वोट बैंक पर विपक्षी दल अपना एकाधिकार समझते थे, अब वो भी उनके हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज के चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों को आपके सामने रखना जरूरी है। मोदी प्लस मुसलमान जिस तरीके से तारीफ हो रही है, तो क्या यही है 2024 का बीजेपी का विजयी प्लान? सवाल यह भी होगा कि प्रधानमंत्री मोदी से मुसलमान खुश दिखाई दे रहे हैं, तो इससे सेकुलर गैंग को परेशानी क्यों हो रही है? सो कॉल्ड सेकुलर गैंग। मुस्लिम ईसाई मोदी के साथ विपक्ष अब खाली हाथ रह जाएगा क्या? क्या मोदी ने तुष्टीकरण की राजनीति पर ताला लगा दिया है? इन सारे सवालों पर आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद हमारे साथ जुड़े हैं, अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना पीर अली कादरी और इसके साथ ही माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सीधे सबसे पहले माजिद हैदरी आपके पास आता हूं। देखिए, अब तो मुस्लिम भी बोल रहे हैं आएगा तो मोदी ही 2024 में। देखिए राकेश भाई, जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी के आदर की बात है, तो हर भारतीय का फर्ज है कि हम उनका आदर करें, मोदी जी का। और उन्होंने तो हाल ही में कहा कि पसमानदा मुसलमानों की बात सुनो, इसलिए मुझे भी अपनी पूरी बात रखने का मौका दीजिएगा।
देखिए, देश का संविधान जो है हर व्यक्ति को, हर धर्म को अपनी बात रखने की इजाजत देता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो या कि अहमदी हो, जिन्हें हम मिर्जाई या कादियानी कहते हैं। लेकिन मेरी एक आपसे एक विनती होगी कि आप अहमदियों को मुसलमान ना कहिए कृपया कर, क्योंकि वो एक अलग धर्म है। हिंदू धर्म को मुसलमान नहीं कहते, वैसे आप कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए। अहमदिया मुसलमान में नहीं आते हैं। उन धर्म के लोगों ने अपनी बात, देखिए ये उनका धर्म है, उन्हें अपनी बात रखी, मैं उनका भी आदर कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, आपने कहा, आपने शुरुआत में ही अलग बात कह दी, मुझे समझाइए, मैं शायद आपसे कम समझूंगा। अहमदिया मुसलमान नहीं होते? देखिए उनका अलग धर्म है, आप हिंदू को कौन सा धर्म है अलग बताइए ना सर। मुसलमान है माजिद हैदरी, कौन सा धर्म है, क्या कहते हैं उस धर्म को? मेरे भाई वो देखिए हमारे लिए फतवा है, वो अलग धर्म है, हम तो उसी पर चलेंगे ना। अरे तो क्या नाम है उस धर्म का? अलग, अगर अलग धर्म है तो अरे बोल दो ना भाई, कादियानी है। देखिए वो अलग धर्म है, उनका अपना मानना है, वो कादियानी मिर्जाई उनका अलग धर्म है। जैसे वो मुसलमान में नहीं आते हैं, वो इस्लाम में नहीं आता है। मुसलमान अलग है, बिल्कुल वो अलग धर्म है। हम तो कह रहे हैं भाई सब धर्मों को संविधान इजाजत देता है, लेकिन वो मुसलमान मत कहिए ना। और ये जो सूफी इस्लामिक बोर्ड है, सूफी इस्लामिक बोर्ड के लोगों ने तारीफ की है। देखिए मैंने आपको कहा, मैंने भी तो तारीफ की माननीय प्रधानमंत्री जी की। उन्होंने कहा मैं जो पूछ रहा हूं वो बताइए ना, हमारे सूफी इस्लामिक बोर्ड के लोग हैं, क्या उन्हें भी आप मुसलमान नहीं मानते? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पासमानदा मुसलमान की बात सुनो, उसके बाद करो। माजिद हैदरी, मैं जो पूछ रहा हूं सर उस सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा कि अहमदिया मुसलमान नहीं है, चलिए मैं वो आगे रिजवान साहब से समझूंगा। वो अलग धर्म है, ठीक है, वो अलग धर्म है, मुसलमान से मत आप जोड़िए ना। क्यों नहीं जोड़ूं? मुसलमान क्यों नहीं जोड़ूं? आपत्ति है, क्यों नहीं जोड़ूं? आप मुझे उन्हें मुसलमान कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? कह दूं राकेश भाई आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं। नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। आप मुसलमान हैं और आपके धर्म का मैं सम्मान करता हूं, और आपको भी गर्व करना चाहिए कि आप मुसलमान हैं। मेरे भाई मैं आपसे विनती कर रहा हूं, उन्हें आप मुसलमान ना कहो ना। कैसा आपको बुरा लगा? क्या कहूं बताइए ना भाई, मैं कह रहा हूं अरे क्या कहूं? अलग धर्म है ना, क्या कहूं? अलग उस धर्म का क्या नाम है? अरे बोला कादियानी, आप फिर दूसरी भाई आपने नाम अहमदिया रखा, हम मिर्जाई और कादियानी। सूफी इस्लामिक, अच्छा सूफी इस्लामिक बोर्ड के लोग हैं, उन्हें क्या कहेंगे? सूफी इस्लामिक बोर्ड के लोग हैं, उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें भी मुसलमान ना कहूं? नहीं, वो मुसलमान है। देखें बात वो नहीं है, बात यह है कि दिल कब जीते जाएंगे मुसलमानों के। मुसलमान जो मैं हूं, मेरे जैसा मुसलमान है, मौलाना साजिद साहब जैसा मुसलमान है, हमारे दिल कब जीते जाएंगे? हमें कब अधिकार होगा कि हम भी गरबा के पंडाल में जाएं? मैं पूछ रहा हूं माजिद हैदरी, सूफी इस्लामिक बोर्ड के लोगों ने भी पीएम मोदी की तारीफ की है, उन्हें आप मुसलमान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं कह रहा हूं, मुझे मेरी बहन माँ बहनों, मैं कह रहा हूं आप मुसलमान उन्हें मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं कब उन्हें मानते हैं कि नहीं मानते हैं माजिद हैदरी? मैं आपसे कह रहा हूं, मैं किस दिन गरबा के पंडाल में जा पाऊंगा? मैं भी आपको गरबा के पंडाल में जाने की इतनी क्यों जल्दबाजी है, और क्यों आप जाना चाहते हैं? खाना चाहता हूं, आप क्यों नवरात्र? मैं अभी पूछ दूंगा तो आपको नहीं, ऐसे नहीं होता है माजिद हैदरी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। रिजवान साहब ये कह रहे हैं कि अहमदिया जो समुदाय है वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान मानते नहीं है। अब आप बताइए सर क्या कहते हैं? सूफी इस्लामिक बोर्ड के लोगों ने तारीफ की है, उस पर ये जवाब नहीं दे रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए अभी आप 5 मिनट से आपकी तर्क चल रही थी, मैं सुन रहा था। बहुत सी चीजों से मैं इत्तेफाक नहीं रख रहा था, लेकिन मैं सुन रहा था, चुप था। अब जब मैं बोलूंगा किसी के पेट में मरोड़ होगी, वो बीच में बोलेगा तो मैं बदतमीजी करूंगा, पहले बता रहा हूं, फिर कोई बुरा ना माने, ठीक? अब मुझे बोलने दो। जब सब बोल रहे थे मैं चुप था। देखिए इसमें कंट्रोवर्सी है कि मुसलमान किसको मुसलमान मानता है, किसको नहीं मानता है। हमारे पाकिस्तान से एक जानने वाले आए थे, वो कह रहे थे हजारा मुसलमान भी मुसलमान नहीं होते हैं, बलूच मुसलमान नहीं होते हैं, इस सीरिया में यजीदी मुसलमान वो भी मुसलमान नहीं होते हैं। तो ये तो हम अल्लाह पर छोड़ दें कि कौन मुसलमान होता है कौन नहीं होता है, किसको जन्नत मिलेगी किसको दोजख मिलेगी, पहली में मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, अहमदियाज में और हम लोगों में सिर्फ इतना फर्क है कि हम मानते हैं कि हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। अहमदिया कुरान पर भी यकीन रखते हैं, रोजा भी रखते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। बस उनका यह कहना है कि उनके बाद भी एक नबी आए या एक मुजादिद आए, रिफॉर्मर आए, इस पर ना इत्तफाकी है। पर इतना मैं जरूर बता दूं, किसी को भले मेरी बात बुरी लगे, जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं भारत में करीबन 8 लाख हैं, लेकिन दुनिया में इनकी बहुत इज्जत है और बड़े ये ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, तमीजदार लोग हैं,
अमन पसंद लोग हैं और ये कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं, इतनी हकीकत है। अब वो मुसलमान है नहीं है ये अल्लाह तय करेगा, टीवी पर बैठ के रिजवान या साजिद तय नहीं करेगा। अब आखिरी बात, पसमंदा मुसलमानों के लिए जो मोदी जी निरंतर कर रहे हैं, जो सिलेंडर है, घर है, अनाज है, अब घर घर जल, घर घर नल की योजना आ रही है, तो मुझे यकीन है कि कम से कम 10-15% पसमंदा मुसलमान और मुसलमान की औरतें 2024 के चुनाव में, भले उन्होंने योगी जी को वोट दिया हो या ना दिया हो, 2024 में शायद मोदी जी को यह वोट पड़ने जा रहा है। अशरफ मुसलमान, जिसमें बदकिस्मती से मैं आता हूं, अशरफ मुसलमान जिसको दादागिरी की आदत है, नौटंकी करने की आदत है, जो अपने को बहुत बड़ा मानता है, वो मैं मानता हूं मोदी जी पे। अल्पसंख्यक विभाग का बजट जो मोदी सरकार के आने से पहले 3,511 करोड़ था, वो 5,020 करोड़ हो गया। योजनाएं गिरवाई जा रही हैं सर मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा। माजिद हैदी को शायद ये बात नहीं समझ में आ रही थी। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं जो मुस्लिम समाज के लोगों ने बातें कही हैं, पीएम मोदी की तारीफ की है? देखिए, मोदी जी हमारे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और हर हिंदुस्तानी के प्रधानमंत्री हैं। हमारे सेकुलर संविधान ने इस बात की हमें इजाज़त दी है कि देश का कोई भी पीएम अगर कोई ऐसी बात करता है जो किसी समाज के लिए गलत है, तो उसको मंच पर आकर या बगैर मंच के हमें कहने का अधिकार है। ये मेरा संविधान मुझे इजाज़त देता है, और सबको ये भी इजाज़त है कि वो किसी की तारीफ़ करे, भले ही कोई गलत काम करे, जब भी तारीफ़ करे ये भी उसको इजाज़त है। हम ये भी नहीं कहते कि भाई वो क्यों तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए मैं अभी हाल ही का आपको बजट का हवाला देता हूँ। अभी बजट पास हुआ है, दिल्ली के अंदर एक मौलाना आज़ाद फाउंडेशन है, हुआ करता था कहूँगा मैं भी, उसका 160 करोड़ का बजट था। अभी जो बजट पास हुआ उसमें सिर्फ 10 करोड़ बजट मिला उसको। उसी के साथ में मानस एक प्रोग्राम चलता था मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का, उसको ख़त्म कर दिया गया। ये जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, एक मुस्लिम मिनिस्टर हुआ करता था, उसको ख़त्म कर दिया। ये जो मुस्लिम संस्थाएं हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी, 1% माइनॉरिटी मिनिस्टर हुआ करता था, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो आप मुझे बताइए, आप ये कहते हैं कि हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए और हम मुसलमान को टिकट नहीं देते। किसने कहा? बीजेपी कहती है, खुले लफ्जों में कहती है। किसने कहा? पीएम मोदी ने कहा। सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। पीएम मोदी ने कहा मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। मैंने 1-1.5 मिनट आपको बिल्कुल अगर बीजेपी पार्टी का पीएम मोदी ने कहा कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, अगर पीएम आपने कहा कि पीएम कुछ गलत बात बोलते हैं, पीएम ने मुस्लिम समुदाय के लिए क्या गलत बात बोली? मुझे बोलने दीजिए ना। अगर पीएम की पार्टी का कोई भी आदमी कहता है तो बात मुखिया के पास ही जाती है, मुखिया को उसका कंडम भी करना चाहिए। आज तक जितने भी फसादात हुए हैं, जय श्री राम का नारा लगाकर जो मुसलमानों को लिंच किया गया है, इस देश में सरपंच से जुदा लगाकर भी लिंचिंग हुई है, नारे लगाकर। रशीदी साहब, हमने कंडम किया, तो इधर भी क्या किसी ने समर्थन किया? क्या इधर कंडेम नहीं हुआ? प्राइम मिनिस्टर मोदी इधर कंडेम नहीं हुआ, कोई लिंचिंग हुई? तो क्या बात कर रहे हैं रशीदी साहब, क्या बात कर रहे हैं? मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात, इधर की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समर्थन किया क्या? आप मुझे किसी की लिंचिंग हुई? तो सुनिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या प्रेस के सामने कभी इंटरव्यू दिया आपको? किसी भी प्रेस को दिया हो? बिल्कुल इंटरव्यू दिया है। किसको दिया? बिल्कुल इंटरव्यू दिया है। अक्षय कुमार को दिया है। बिल्कुल इंटरव्यू दिया है। इसके अलावा नहीं सर, बिल्कुल इंटरव्यू दिया है। वो आपने नहीं देखा होगा। बिल्कुल पीएम मोदी ने, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं तो सर समझिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में अंतर होता है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलिए ना सर, इंटरव्यूज कई सारे हुए हैं, वो आपको नहीं समझ में आया होगा। इंटरव्यूज हुए हैं नहीं हमें, रशीदी साहब, हमें तो इसलिए समझ में नहीं आता क्योंकि आप लोगों का एजेंडा एक है कि जो और आपका एजेंडा ये है रशीदी साहब, आप लोगों का कि पीएम मोदी से जाती दुश्मनी है। नहीं, हमें दुश्मनी नहीं है, विरोध करना है, उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। हम पीएम मोदी का थोड़ा ही विरोध कर रहे हैं, आपको तो अरे आपने सर कितनी बार आपने नाम लिया? मैंने बिल्कुल कितनी बार आपने नाम लिया? मैंने कहा पीएम मोदी ने कहा, आपने कहा, किसी ने कहा, पीएम मोदी तक बात चली जाती है। सवाल की बात सुनना चाहिए, जवाब को भी। आप लोग सवाल के बाद जवाब ही नहीं सुनते। नहीं सर, सवाल जवाब सही ट्रैक पर होगा तो बिल्कुल नहीं टोकेंगे। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी के आलोचक नहीं है, हम उनकी नीतियों के आलोचक हैं। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर, मैंने शुरू में कहा, ठीक, लेकिन जो उनकी नीतियां हैं और जो उनके लोगों के बोल हैं, उनके आलोचक हैं। ठीक है, अंबर ज़ैदी 3 तलाक पर कानून, हज यात्रा पर जाने का विकल्प बिना महरम के। अगर मैं ठीक हूं, आप ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। बजट में पीएम मोदी कहते हैं 100% लोगों तक योजनाएं पहुंच जाए, यही तो सेकुलरिज्म है।
इससे दिक्कत है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो इस बात का खुले दिल से स्वागत करती हूँ और हम सब जानते हैं कि कितने सालों हमने ट्रिपल तलाक को लेकर ग्राउंड पे वो महिलाएं जो इस पूरे दंश को झेलती थी उनके साथ अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में काम किया है और बहुत क्लोजली उन लोगों के साथ काम किया है जिन्होंने ये दिक्कत से दो चार होती थी और उसके बाद महिलाओं ने इस बात का स्वागत भी किया और जो चुनाव रहे उसके बाद आगामी हुए उसमें इस बात का सबूत भी दिया, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो या फिर लोकसभा के जो चुनाव हुए उसमें मुस्लिम महिलाओं ने इस वोट देकर इस बात को साबित किया कि उनको जो ट्रिपल तलाक से आज़ादी मिली है या बिना महरम के जो हज जाने की महिलाओं को दिक्कत होती थी वो भी एक बहुत बड़ा स्वागत योग्य कदम है। या फिर हम और स्कीम्स की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज होकर अगर हम बात करें तो कहीं पे भी मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। लेकिन ये बात अंबर ना तो हैदरी साहब को समझ में आ रही है ना तो रशीदी साहब को समझ में आ रही है। वो अपने जो भी उनका एक एजेंडा है उससे बात करते हैं और मुझे लगता है कि भारत के जो ज्यादातर मुसलमान हैं वो मुसलमान हैं जिनकी दिक्कत है दो वक्त की रोटी, उनको सरकार की जो स्कीमें होती हैं उनका फायदा उनको मिलता है। अभी 2022 में चुनाव हुए उत्तर प्रदेश के और उसका सबूत मिला, उसमें वोट शेयर भी मिला और जितनी भी सरकार की वेलफेयर स्कीम्स थी उनका फायदा मुसलमानों को बड़े स्तर पर मिला है गरीबी रेखा से नीचे होने की वजह से। तो सारी हिंदुओं को तो मिला ही है, मुसलमानों को भी मिला है। मुसलमान का नाम क्यों आता है? अरे तो सबको ही मिला है। कहते हैं ना कि मुसलमानों को कुछ नहीं मिला, मुसलमानों को भी मिल रहा है, फायदा सबको मिलता है। बिल्कुल। आप सिर्फ मुसलमान का नाम क्यों ले रहे हैं? आजाद इंस्टीट्यूट वो उसको स्कॉलरशिप मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मौलाना आजाद को खत्म कर दिया इन्होंने। उसका बात सुन लीजिए ना, आपने कहा था मौलाना आजाद स्कॉलरशिप क्यों खत्म की गई? स्कॉलरशिप नहीं, मौलाना आजाद फाउंडेशन को खत्म करने जा रहे हैं। सुन लीजिए ना, क्यों आप स्कॉलरशिप को नहीं, वो बहुत सारे काम करता है। जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनको आगे पढ़ाई के लिए रिसर्च के लिए उनको स्कॉलरशिप मिला करती थी, वो इसलिए खत्म हुई क्योंकि और जो अन्य स्कीम थी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स के लिए वो उसके साथ ओवरलैप करती थी। और 2005 और 6 में जो सच्चर मतलब यहाँ भी आप उसके साथ खड़े हैं कि मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म होना चाहिए, इसका मतलब ये कि आप खड़े हैं उसके साथ। वेरी गुड। आप ये सोचिए कि एक ही बेनिफिशियरी को अलग अलग तरीकों से क्यों दिया जाए? आपको सही दिशा में काम करना है ना, जो गलत है उसको गलत तो बोल दो, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम आए। तो ये सारी चीजें, माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन खत्म कर दिया, मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म कर दिया, मानस खत्म कर दिया, सैकड़ों लोग उसकी वजह से बेरोजगार हो गए। गलत को गलत तो बोल दो। मैं आगे बढ़ता हूं। अंबर जैदी, अभी पीर कादरी ने कुछ नहीं बोला है। तारीफ करो। रशीदी साहब सुनिए, आपने एक फाउंडेशन का जिक्र किया, मैं यहाँ पर तारीफ करने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बुराई है जो गलत है उसको गलत भी तो कह दो। रशीदी साहब सुनिए ना, रशीदी साहब सुनिए ना सर, हिम्मत तो मत पर मत जाइए। एक मिनट अंबर दे दी एक मिनट। रशीदी साहब, कई सारे ऐसे फाउंडेशंस हैं जिनके फंड को सरकार ने रोका है, लेकिन आपको सिर्फ वो फाउंडेशन समझ में आएगा जिसमें मुस्लिम तबका जुड़ा हुआ है। आएगा। नहीं तो कई सारे फाउंडेशन है, कई सारे। और आपने जो स्कॉलरशिप की बात की, आप सुन लीजिए सर, आंकड़ा सुनिए सर। मैं बहुत फैक्ट के साथ आता हूं, जिससे सिर्फ मुसलमानों को फायदा होता है। सुनिए तो समझ में आएगा। मैं सुनिए रशीदी साहब, मैं बहुत रिसर्च के साथ आता हूं। अंबर जैदी सुनिए, 2016 से 2021 के बीच में 2.3 करोड़ युवकों को स्कॉलरशिप दी गई है। बिल्कुल। और उस स्कॉलरशिप की रकम 1 लाख रुपए, अलग अलग ये रकम थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। तो इधर भी देखिए सर, सिर्फ एक फाउंडेशन से स्कॉलरशिप जाए ये जरूरी नहीं है। एक फाउंडेशन से स्कॉलरशिप जाए ये जरूरी नहीं है। तो समझा करिए, नहीं जाती आपका उस फाउंडेशन से अपना लगाव हो सकता है। रशीदी साहब, मौलाना पीर अली कादरी है क्या? देखिए, देश का मुसलमान क्या आप मानते हैं मोदी के साथ जुड़ने लगा है बड़ी तादाद में? देखिए सर, आपकी स्टार्टिंग में आपने जो रिपोर्ट बतलाई जिसमें सूफी इस्लामिक बोर्ड का भी आपने जिक्र किया और खादियानियों का भी आपने जिक्र किया, तो मैं आपको पहले बता दूं कि उलेमा फाउंडेशन का भी जिक्र किया, सुन लीजिए और मैं ठीक कर दूं, उलेमा फाउंडेशन का भी जिक्र किया था। जो खतई तौर पर उनको आप मुसलमान कहेंगे और इत्तेफाकी तौर पर उस सूफी इस्लामिक बोर्ड का मैं साउथ इंडिया का इंचार्ज हूं और उसका स्पोक्स पर्सन भी हूं। सर देखिए, जहां तक के खादियानियों का सवाल है, वो खतई तौर पर मुसलमान नहीं है क्योंकि वो कुरान के खिलाफ है। कुरान ने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इसके बाद कोई नबी नहीं है। तो वो कुरान के खिलाफ अगर कोई बात करते हैं तो इस्लाम का दूर दूर तक उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। कादरी साहब मैं ठीक कर दूं, सुनिए ना सर, मैं इस बात पर बिल्कुल डिबेट नहीं कर रहा हूं कौन मुस्लिम है कौन मुस्लिम नहीं है, मैं बिल्कुल इस पर नहीं जा रहा हूं, ठीक है ना। मुस्लिमों के बीच एक स्वीकार्यता बड़ी है। मुस्लिम समुदाय से जोड़ा तो एक धर्म गुरु होने की हैसियत से मुझे क्लैरिफाई करना है, इसलिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, आगे अब सवाल का जवाब। सुनिए सर, अब रहा सर मोदी जी की जो भी अब तक की नीतियां रही, मोदी जी ने जो जो काम 2014 से लेकर 2022 तक किया,
उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में हर भारतीय को लेकर चले हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। उनकी नीतियों से, उनके भाषणों से हमें कोई परहेज नहीं है, कोई एतराज नहीं है। जब उन्होंने अच्छी बात की तो हम उसको जरूर समर्थन करेंगे। जब अच्छी बात 2016 कभी बुरी बात भी की मोदी जी ने गौ रक्षकों के खिलाफ बोला था, वो जबरदस्त काम हुआ था। हम मोदी जी के वो बयान का भी हमने भरपूर समर्थन किया। लेकिन ये जो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे जितनी भी हिंदू ताकतें हैं, ये लोग मोदी जी के प्लान को, मोदी जी के नीतियों को बर्बाद करते हैं और चंद एक छोटे मोटे चुटभैया नेता जो बीजेपी के हैं, वो लोग अपनी जबान को लगाम लगाए बगैर मुसलमानों के और इस्लाम के खिलाफ में जो बकबक करते हैं, उसकी तरफ से मोदी जी की नीतियों पर असर होता है। कादरी साहब मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, फिर आप ही जवाब दीजिएगा। कादरी साहब मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, फिर आप ही जवाब दीजिएगा। अभी हाल फिलहाल में मानस हिंदू धर्म को लेकर कितनी सारी बातें की गई। आपके मदनी साहब, आपने तो उस दिन उनकी आलोचना की थी, मंच पर बैठकर किस तरीके से दूसरे धर्मगुरुओं को अपमानित कर रहे हैं। तो सर ऐसे बयान देने वाले हर जगह मिल जाते हैं, छोटे बड़े। साहब वही तो कह रहा हूं ना, इससे बीजेपी, सुनिए साहब, राकेश साहब सुनिए, बीजेपी पार्टी में रहते हुए, बीजेपी के पद पे रहते हुए अगर कोई ऐसा बड़बोलापन करेगा तो वो डायरेक्टली मोदी जी पर जाएगी बात, वो बात बीजेपी पर जाएगी। मैं आपके अरशद मदनी साहब के बयान का ना मैं समर्थन किया था, न करता हूं, क्योंकि किसी को मेहमान बुला करके उनके मजहब को नीचा बताना इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। उन्होंने टोटली इंसानियत ही नहीं, इस्लाम के खिलाफ काम किया, मैं कहता हूं। लेकिन बीजेपी का कोई नेता अगर मुसलमानों पर इस्लाम, कादरी साहब अभी हाल फिलहाल में, अगर आप याद करिएगा सर, मैं दोबारा आपके पास इस सवाल के साथ आऊंगा। हाल फिलहाल में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने हिंदू धर्म को टारगेट किया है। आप लोग कभी उनकी आलोचना करते नहीं सुनाई देते हैं कि क्यों मानस, क्यों हिंदू धर्म पर अटैक कर देते हो। तब आप सिर्फ बीजेपी को टारगेट करते हैं। मुसलमानों ने आलोचना की है, हैदरी साहब बोलिए। ठीक है माजिद हैदरी, जमातों ने आलोचना की है उनकी। ठीक है, माजिद हैदरी के साथ खड़ा हुआ नहीं था। ठीक है, माजिद हैदरी, इतनी योजनाएं उसके बावजूद पीएम मोदी का विरोध, जाती दुश्मनी है क्या? नहीं, देखिए राकेश भाई, सबसे पहले एक चीज समझना होगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो भारत एक परिवार है और इस भारत परिवार के मुखिया हैं, तो वो हमारे भी मुखिया हैं, सब घर वालों के बड़े हैं वो, तो उनके लिए आदर है, नफरत नहीं है। हाँ, एक गिला है उनके साथ, जिसको कहते हैं ना एक कंप्लेंट है मोदी जी। क्या गिला है? 3 तलाक से, सीए कानून से, जम्मू कैबिनेट में, जम्मू कैबिनेट नहीं, देखिए राकेश भाई, जम्मू कैबिनेट है, हम 20% के करीब हम लोग मुसलमान हैं इस देश में, और एक भी मिनिस्टर मुसलमान नहीं है मोदी जी की जम्मू कैबिनेट में। हमारा गिला है कि जब हमारे हक की बात बनती है तो आज, अरे तो जनता जिसको जिताकर भेजेगी ना। मैं माजिद हैदरी बिल्कुल इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं कि मोदी कैबिनेट में कितने मुस्लिम है, कितने मुस्लिम नहीं है। मोदी सरकार की योजनाओं में मुसलमान है और मुसलमान इसको स्वीकार कर रहे हैं। पिछले आम चुनाव में 92 जो सीटें थी जहां पर मुस्लिम बाहुल वोट थे, उनमें से मैं अगर ठीक हूं 42 या 45, कुछ ये नंबर है, वो ग्राफिक जरा चला दीजिए स्क्रीन पर, वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। राकेश भाई, ये घर को घर के बड़े चलाते हैं, और घर के बड़े कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, जिसके मुखिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री। योजनाओं से कोई मतलब नहीं है, मतलब आप मानेंगे उसमें 2-4 कैबिनेट में मुस्लिम हो जाए तो ही आप खुश रहेंगे। माजिद हैदरी, ऐसे खुश नहीं होंगे आप? क्यों नहीं, 2-4 नहीं, 20% बराबर दीजिए ना, हर चीज में 20% दीजिए। आप देखिए ना, हमारे अभी तक हमारे को आप बात नहीं समझते। आप हमारा देखिए 20% के करीब हम लोग हैं, हमें IAS IPS में कितना हिस्सा मिलता है? तो जीत कर जाए ना, ये धर्म वर्म की बात मत करिए सर। माजिद हैदरी, ये बिल्कुल इस तरीके की बातें मत करिए। रिजवान भाई, ये अरे एहसान की बात मत करिए। कोई किसी पर एहसान नहीं करता है, जो जीत कर जाता है वो कैबिनेट का हिस्सा होता है। हर पार्टियां जो जीतेगा उसके हिसाब से कैंडिडेट के नाम फाइनल करती हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल कुतर्क मत करिए। स्कीम देकर भी गवर्नमेंट हम पर एहसान नहीं कर रही है। नहीं तो बिल्कुल नहीं कर रही है। मैंने कब कहा कि एहसान कर रही है? बड़ी अजीब सी स्थिति है। मान भी रहे हैं कि मुस्लिमों के लिए योजनाएं हैं, लेकिन फिर भी मोदी नहीं है, सबके लिए है। मुस्लिमों के लिए क्या मतलब है भाई? वो सबके लिए है योजनाएं। ठीक है, सुनिए सर, सुनिए रिजवान साहब, आप सिर्फ मेरे लिए बता रहे हैं कि मुसलमान के लिए क्यों निकाल रहे हैं आप? मुसलमानों को कोई डराया जाता है सर? रशीदी साहब, कोई नहीं डरा रहा है। बिल्कुल डराया जाता है, कोई डर रहा है, आपको अच्छे तरीके से पता है। मुसलमान रिजवान भाई आपकी बात। शायद उनको सुनाई नहीं। रिजवान भाई, आवाज आ रही है आपको? नहीं, शायद सुन नहीं रहा। पीसीआर एक बार
नहीं, मुझे नहीं, हाँ अब आई है। देखिए ऐसा है, आप मेरे पास लगभग 30 मिनट बाद आए, बड़ी अच्छी बात है। अब मैं फिर बोलूंगा, प्लीज कोई बीच में ना बोले। मैं डायरी लेके बैठता हूं, लिखता रहता हूं, फिर अपने टाइम पे बोलता हूं। बोलेगा, मुझे बदतमीजी करना अच्छा नहीं लगता, पर मैं करूंगा। देखिए, अभी जुनैद और नासिर मारे गए भिवानी में। ये मेयो मेवठी मुसलमान थे जो बहुत भारतीय कल्चर से मिले हुए हैं, और ये कन्वर्ट्स हैं, और ये मानते हैं हम कन्वर्ट्स हैं। ये बिल्कुल भारतीय संस्कृति से मिले हुए थे। क्या किसी को, मोदी को गाली देने वाले को ये पता है कि इन मेयो मेवटी मुसलमानों में और जाटों में और गुर्जरों में दुश्मनी क्यों हुई? दुश्मनी हुई 2011 के और 2014 के दंगों के बाद, जो हरियाणा में हुए, एक मस्जिद को लेके और एक एक्सीडेंट को लेके। और उस समय वहां मुख्यमंत्री थे हुदा साहब, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। वो किसी को याद नहीं रहेगा। लेकिन भिवानी में जो 2 जुनैद और नासिर मारे गए, इसका ढोल 20 साल पिटता रहेगा। यही बात मुझे खलती है। अगर मोदी को बुरा बोल रहे हो तो कांग्रेस को भी बुरा बोलो, जिसने मुसलमानों का बहुत बुरा हाल किया है इस देश में। तो फिर मुजफ्फरनगर की भी बात करो, जो समाजवादी पार्टी के टाइम पर दंगे हुए थे शामली में, उनको सेक्युलरिज्म के नाम पर भूल जाते हो। मोदी का गिरबान पकड़ लेते हो, योगी का। पहली बात। दूसरी बात, माजिद हैदरी सुना करिए। सबको मोदी से शिकायत है। फिर जाहिल बोला। नहीं, बिल्कुल मैंने टोक दिया, बिल्कुल टोक दिया। ऐसी सब नहीं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। रिजवान भाई अपनी बात पूरी करिए। जी, दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी जी का खंडन किया था। गुजरात दंगों पर अफसोस जाहिर किया था। नरेंद्र मोदी को राम राज की हिदायत दी थी। बड़े अच्छे नेता थे, कवि थे, कोई मुंह से गलत बात नहीं निकालते थे, सर पे टोपी भी पहनते थे। अब ये मुसलमान बता दें कि इन्होंने मोदी को छोड़ो, तुम लोगों ने अटल बिहारी को कितना वोट दिया? कभी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आपकी फितरत ही जनसंघ से चिढ़ने की है। मोदी सिर्फ एक बहाना है, योगी सिर्फ एक बहाना है। ठीक है, रशीदी साहब आपकी बात। देखिए, बात सुनिए, फिर हम इसको क्लियर कर देते हैं। कुछ लोगों को एतराज करने की और दूसरों को चिढ़ने चिढ़ाने की आदत है, हम उसमें जाना नहीं चाहते। बिल्कुल हम ये कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से, चूंकि वो देश के मुखिया हैं, हमें गिला होना ये संवैधानिक अधिकार है हमारा। कौन हमें इससे मना कर सकता है कि हम अपने मुखिया से अपनी शिकायत रखें? किससे रखेंगे? अरे सरकार जब मोदी जी की है तो सरकार से ही तो गिला शिकवा रखेंगे। आज कांग्रेस की सरकार थोड़ी है। जब कांग्रेस की सरकार थी, सुनिए, आपको नहीं लगता है गिला शिकवा से आगे की बात है? एक मिनट सुन तो लीजिए भाई साहब। जब कांग्रेस की सरकार थी, हमने कांग्रेस के साथ भी यही किया, गिले शिकवे किए हमने, और आज भी करते हैं। हम कांग्रेस के बंधुआ मजदूर नहीं है, हम समाजवादी के बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर कोई गलत करेगा तो उसको बोलेंगे। कांग्रेस ने 55,000, ठीक है, इसके तुरंत बाद आता हूं आपके पास। कांग्रेस ने 55,000 फसाद दिए, हम बोलते हैं, और बड़े बड़े फसाद। बिल्कुल मैं आता हूं, बिल्कुल आता हूं, इनकी बात पूरी। बड़े बड़े फसाद दिए, हम बोलते हैं। मैंने बोला, कई मंचों से बोला, आज भी बोल रहा हूं, हम कांग्रेस के बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर कोई ये कहे कि साहब मोदी का गला, हम क्यों पकड़ेंगे भाई मोदी का गला? हमें शिकायत करने का अधिकार है, गिला शिकवा करने, और हम करते हैं। शिकवा ये है कि एकमात्र मौलाना आजाद फाउंडेशन ठीक मुसलमानों के लिए था, उसको खत्म कर दिया। माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन एक मात्र मुसलमानों के लिए था, उसको खत्म कर दिया। मैं अभी इसका जवाब दूंगा। लोग थे, रिजवान भाई अपनी बात पूरी कर ले। सुनिए रशीदी साहब, सुनिए रिजवान भाई अपनी बात पूरी कर ले। इस देश में बहुत सारी इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पर माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री नहीं है सर। ठीक है, समझ में आ गई होगी आपकी बात। अजीब सा सवाल कर, अजीब सा सवाल क्या? ये तर्क है, ये सवाल नहीं है, तर्क है। रिजवान भाई आपकी बात सुनिए। रिजवान भाई की बात, रिजवान भाई आपकी बात। स्टेट में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने ज्ञान कहां से लाते हो भाई साहब? क्यों वहां माइनॉरिटीज नहीं होते हैं? माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुस्लिम है क्या? माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुस्लिम है। को दाद देना, पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए माइनॉरिटी मिनिस्ट्री। दाद देना पड़ेगा। ज्ञान को क्या दाद देना पड़ेगा? आपके ज्ञान को दाद देना पड़ेगा कि आप माइनॉरिटीज का मतलब सिर्फ मुस्लिम समझते हैं। रिजवान भाई आपकी बात, मैं पाकिस्तान में, रिजवान भाई आपकी बात हो गया ना? पाकिस्तान में रहता हूं। ठीक है, रिजवान भाई आपकी बात। पाकिस्तानी उससे बात सुनिए सर, सुनिए, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, हिंदुस्तान की बात करो। राकेश भाई, हाँ राकेश भाई, अभी रशीदी साहब ने जो बात कही गिले शिकवे की,
चलिए इस पर सवाल पूछ लेता हूं, जो मैंने अपनी बात शुरू में बोली थी। तो चलो भाई यही बता दो कि कौन दुनिया में हुआ है जिससे हम मुसलमानों को गिला शिकवा नहीं हुआ है। यूरोप में शिकायत, अमेरिका में शिकायत, चाइना में शिकायत, रशिया में शिकायत, हिंदुस्तान में शिकायत, कांग्रेस से शिकायत, बीजेपी से शिकायत। अरे यार तुम खुश किससे रहते हो? पाकिस्तान में शिकायत। तो भैया तुम खुश किससे रहते हो यही बता दो, चलो आज डिबेट में, बड़ी मेहरबानी होगी पहली चीज। और राकेश भाई अभी सब बोल रहे हैं अहमदिया मुसलमान नहीं होते, तो जरा इन सब से पूछो कि अहमदिया हज पर जाते या नहीं जाते हैं, और सऊदी गवर्नमेंट उनको हज का वीजा देती या नहीं देती है, पूछो। अभी कल ही खुल जाएगी। ठीक है रशीदी साहब जवाब दीजिए, हैदरी आप भी जवाब दीजिएगा। आप मुझसे सवाल कीजिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अहरे गहरे का सवाल मेरा सवाल है, रिजवान भाई ने जो सवाल किया बताइए। आप सवाल कीजिए। हाँ ठीक है बताइए, हज पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं बताइए सर। डिबेट में गेस्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं सऊदी गवर्नमेंट का ना तो मेंबर हूं, ना सऊदी गवर्नमेंट में मैं पार्लियामेंट में चलिए हज पर जाते हैं ना सऊदी गवर्नमेंट की पॉलिसी तय करता हूं। तुम सऊदी गवर्नमेंट जाने बड़े मुसलमान हो, सऊदी गवर्नमेंट जाने, तुम सऊदी अरेबिया से बड़े मुसलमान हो, जहां की खैरात लाते हो जाके, जहां की ज़कात लाते हो जाके, उनसे बड़े मुसलमान हो गए तुम। ठीक है अंबर जैदी आपकी बात, उसको काटा नहीं। अंबर जैदी आपकी बात। अब रशीदी साहब के पास जवाब नहीं है, क्या जो मुसलमान नहीं है वो भी हज पर चला जाएगा क्या? देखिए जो मुसलमान नहीं है वो बिल्कुल हज पे नहीं जा सकता, ये बात सब जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है पहले अंबर जैदी की बात हो जाए। जी मुझे लगता है कि भारत में जब हम सेक्युलरिज्म के संविधान की बात करते हैं तो हमें इस तरह के बयानों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि चाहे कोई भी धर्म अपनाना चाहे और उसको अपने आप को जो भी कहना चाहता है, ये संवैधानिक अधिकार हर एक नागरिक को हासिल है। तो इस तरह के डिबेट्स में नहीं पड़ना चाहिए। अगर हम मुसलमान समाज की स्थिति पर बात कर रहे हैं तो उसी पे रहना चाहिए, और अगर इस पूरी स्थिति का कोई जिम्मेदार है तो मुस्लिम समाज की लीडरशिप और उनके गलत फैसले, क्योंकि उन्होंने सेक्युलरिज्म के नाम पर और तुष्टीकरण के नाम पर गलत सरकारों पर और गलत लीडरशिप पे भरोसा किया और अपने समाज में कभी भी कोई सुधार के लिए कभी कोई कदम नहीं उठाया। हम चाहे ट्रिपल तलाक की बात करें, बिना महरम के हज पे जाने की बात करें, या आज भी हिजाब पे जब डिबेट होती है, अभी बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने जो कर्नाटका की जो लड़कियां थी, जिन पूरा एक ग्रुप था हिजाब को लेकर, वापस उन्होंने पिटीशन डाली क्योंकि मार्च में एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आप ये सोचिए कि अमृत काल आजादी का चल रहा है 75वें, और भारत 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया। आज भी मुस्लिम समाज में हिजाब और बुर्के जैसे टॉपिक्स उठाए जाते हैं। तो आप सोचिए जिस समाज की स्थिति ऐसी हो जहां पर इस तरह के मुद्दों को उठाकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया जाता हो, तो उस समाज से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? ये तो भला हो आज की लीडरशिप का जो इतना ज्यादा रिफॉर्म्स लाकर चाहे फोर्सफुली ही रहा, वो सरकार की वजह से, वरना मुसलमान समाज की स्थिति का तो ऊपर वाला ही मालिक। ठीक है माजिद हैदरी। देखिए राकेश भाई, सबसे पहले हिजाब हो या कि घूंघट हो, ये हमारे धर्म का, हमारे कल्चर का हिस्सा है और ये हमेशा रहेगा। मैं कल्चर पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल कल्चर पर बात नहीं कर रहा हूं। माजिद हैदरी आप सीधे से जो कहना चाह रहे थे कहिए। देखिए मैं बता दूं, रिजवान भाई हमेशा हमसे बड़े लर्न स्कॉलर हैं, पढ़े लिखे, हमेशा बोलते हैं भाई तुम मुसलमानों ने यहाँ ये किया, तुम मुसलमानों को ये गिला है, तुम मुसलमानों को ये है। रिजवान भाई आप खुद क्या हैं? अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आप मुसलमान का बहरूपिया बन के इस मंच पे क्यों आते हैं? इनको बता दीजिए ना किसी और धर्म से। मेरा नाम ना लो यार, मेरे नाम पर टीआरपी ना लो, आते हैं मेरे नाम पर टीआरपी ना लो यार, मेरा नाम ना लो, मेरे नाम पर टीआरपी ना लो। नाम पे टीआरपी कहाँ चाहिए? आपके नाम पे तो हम इंसान बेइज्जत हो जाता है। आप मुझे बताइए आप किस धर्म से, आपका धर्म क्या बताइए, इधर इस पांच पे साफ कर दीजिए, क्योंकि आप यहाँ मुसलमान का नाम लेकर के आते हैं और इस्लाम को बदनाम करते हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं, इस्लाम का नहीं, मुसलमान का नहीं, वो अपने देश का भी नहीं हो सकता। जो धर्म के साथ गद्दारी करेगा वो देश के साथ भी गद्दारी करेगा, और सबूत मेरे सामने बैठा है। थैंक यू। नहीं तो माजिद हैदरी आपके लिए धर्म पहले है कि संविधान पहले है? बोलूं? चलिए रिजवान भाई अपनी बात पूरी करिए। राकेश भाई बोलूं? जी राकेश भाई, मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा था कि हज पे सिर्फ मुसलमान जा सकते हैं, अहमदिया जाते हैं या नहीं जाते हैं। उस सवाल का जवाब नहीं था, चिढ़ के मुझ पे पर्सनल अटैक करने लगे। ये इनकी हैसियत है, ये इनकी नॉलेज है। सवाल का जवाब दो, अहमदिया हज जाते हैं या नहीं जाते हैं? हाँ या ना, दो जवाब। देखिए वो अल साहब कैसे वहां पे चला रहे हैं धर्म को, मैं उनके बदले कैसे बात करूं? वो आप उनसे पूछिए ना, जो वहां पे धर्म चला रहे हैं, जो वहां पे प्रचार कर रहे हैं, उनसे पूछिए जो हुकूमत चला रहे हैं वहां पे।
मैं कैसे जवाब दूं? हो सकता है अरे वो तुम्हारे अब्बा हैं, वो तुम्हारे अब्बा हैं सऊदी अरेबिया में, तुम्हारे अब्बू हैं, वो अब्बू तुम्हारे अब्बू हैं सऊदी अरेबिया में। एक वहां जा जाकर ज़कात माजिद हैदरी एक बात बताइए, मेरे पास समय कम है रिजवान भाई। ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। माजिद हैदरी, इस तरीके से लगातार एक तरफा विरोध नहीं होता है कि हमें किसी का विरोध करना है, बिना तर्क के हम विरोध करेंगे। चलिए फिलहाल वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही।